नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की। वो फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद गिर गया। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना थी। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं डीडी न्यूज़ की, उनमें चश्मदीदों और एविएशन एक्सपर्ट्स की बातें हैं। तो आज कोशिश ये रहेगी कि शुरुआती फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या वजहें हो सकती हैं और जांच कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर बात करें। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसा आपने कहा कि टेक ऑफ के मुश्किल से शायद 30 सेकंड ही हवा में रहा विमान। सीसीटीवी फुटेज तो यही दिखा रहा है। हाँ, और पायलट भी अनुभवी थे, कैप्टन सुमित सब्बरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। कुल मिलाकर आपने बताया था 9000 घंटे से ज्यादा का अनुभव। जी हाँ, 9000 घंटे से ज्यादा का कंबाइंड एक्सपीरियंस था। तो मतलब पायलट एरर की संभावना, खैर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और टेक ऑफ के ठीक बाद वो मेडे कॉल आई, जो इमरजेंसी सिग्नल होता है, और उसके फौरन बाद ही संपर्क टूट गया। हाँ, मेडे कॉल का मतलब ही है कि स्थिति बहुत गंभीर थी कॉकपिट में। और फिर विमान गिरा भी रिहायशी इलाके में, एक हॉस्टल की इमारत को भी नुकसान हुआ है। सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी भी घटनास्थल और अस्पताल गए, घायलों से मिले और वो जो एकमात्र यात्री बचे हैं विश्वास कुमार, उनसे भी मुलाकात की। विश्वास कुमार का बयान तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्हें बस एक जोरदार धमाका याद है टेक ऑफ के वक्त, और फिर जब होश आया तो वो मलबे में थे, जिंदा। यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? एक्सपर्ट्स कई थ्योरीज पर बात कर रहे हैं। एक है डबल इंजन फेलियर। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है ना? अजीब और बेहद दुर्लभ। मतलब ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। एक सीनियर पायलट ने अंदेशा जताया है कि शायद फ्यूल में कोई खराबी हो, कंटामिनेशन या पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज। लेकिन क्या इसके कोई सबूत हैं अभी? देखिए, पूर्व पायलट मातो चांद का तो यही कहना है कि जो फुटेज अभी तक सामने आया है उससे इस थ्योरी को सीधे सीधे सपोर्ट नहीं मिलता। विशेषज्ञ मोहन रंगनाथन भी इसे एक्सट्रीमली रेयर मानते हैं। अच्छा। इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस और बोइंग दोनों ही जांच में सहयोग कर रहे हैं। जाहिर है ये बहुत ही असाधारण स्थिति होगी अगर ऐसा हुआ तो। फिर और क्या हो सकता है? अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास वो बर्ड हिट की समस्या भी काफी बताई जाती है। हाँ, बर्ड स्ट्राइक एक पॉसिबिलिटी जरूर है। वहाँ स्थानीय पायलट और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पक्षियों की मूवमेंट काफी ज्यादा है। और क्या ये इतना सीरियस हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाए? हो सकता है। अगर कोई बड़ा पक्षी या झुंड इंजन में चला जाए तो इंजन पावर खो सकता है या फेल भी हो सकता है, जैसे वो जेजू एयर वाला हादसा था दक्षिण कोरिया में। लेकिन हाँ, एक सीनियर पायलट का ये भी कहना है कि आमतौर पर एक इंजन में बर्ड हिट से इतना बड़ा हादसा नहीं होता जब तक कि दोनों ही इंजन एक साथ प्रभावित न हो जाएं, जो फिर से बहुत रेयर है। सही। अच्छा, एक और बात जो सुनने में आ रही है वो है टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स का ना खुलना। ये फ्लैप्स मतलब पंखों के पीछे वाले हिस्से, है ना? हाँ, विंग्स के पिछले किनारे पर जो हिस्से बाहर निकलते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, ये कम स्पीड पर लिफ्ट बढ़ाने में मदद करते हैं। और यूज दिन जरूरी क्यों थे? मतलब विमान भारी था और मौसम भी गर्म था, करीब 40 डिग्री। बिल्कुल, विमान फुल लोड था, यात्री थे, लंबी दूरी की फ्लाइट थी तो फ्यूल भी ज्यादा था, और गर्म हवा में हवा का घनत्व कम होता है तो लिफ्ट वैसे ही कम मिलती है। ऐसे में फ्लैप्स का सही पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये पायलट की चूक हो सकती है? भूल गया हूँ। देखिए, 787 जैसे मॉडर्न विमानों में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम होता है। अगर फ्लैप्स, स्लैट्स या स्टेबलाइजर सही पोजीशन में नहीं है तो टेक ऑफ से पहले ही अलार्म बजता है। अच्छा। तो ऐसी गलती होना भी अजीब है। माको चांद का कहना है कि फुटेज बहुत क्लियर नहीं है, पर यह भी एक एंगल है जिसे जांचा जाएगा। कई चेकलिस्ट होती हैं टेक ऑफ से पहले। तो इन सारी संभावनाओं के बीच वो अहम चीज मिल गई है, ब्लैक बॉक्स। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है जांच के लिए। जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं वो असल में ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, ऑरेंज, ताकि आसानी से मिल जाए मलबे में। बिल्कुल। और इसे बनाया भी बहुत मजबूत जाता है। स्टील या टाइटेनियम का केस होता है। ये भयानक आग, पानी का गहरा दबाव, मतलब 20,000 फीट गहरे पानी में भी ये 30 दिन तक सिग्नल भेज सकता है। विस्फोट और जबरदस्त टक्कर सब झेलने के लिए डिजाइन होता है। आमतौर पर इसे विमान के पिछले हिस्से, टेल सेक्शन में रखते हैं। और इसमें होता क्या है? सुना है 2 हिस्से होते हैं इसके। हाँ, 2 मुख्य रिकॉर्डर होते हैं। एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये कॉकपिट के अंदर की सारी आवाजें रिकॉर्ड करता है। पायलटों की बातचीत, कोई भी अलार्म या चेतावनी की आवाज, स्विच की क्लिक, इंजन की आवाज, सब कुछ। और दूसरा
दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। ये विमान की उड़ान से जुड़े दर्जनों बल्कि 80 से भी ज्यादा पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की ऊंचाई क्या थी, स्पीड क्या थी, किस दिशा में जा रहा था, इंजन कैसे परफॉर्म कर रहे थे, फ्यूल फ्लो कितना था, कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, ये सारी टेक्निकल जानकारी। तो अब सारी उम्मीदें इसी ब्लैक बॉक्स के डेटा पर हैं। जांच यहीं से आगे बढ़ेगी। मुख्य रूप से हाँ, भारत की अपनी एजेंसी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जांच कर रही है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस भी जांच में मदद करेंगे। इस डेटा को एनालाइज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर उम्मीद यही है कि इससे हादसे की असल वजह पता चल सकेगी कि वो तकनीकी खराबी थी या कोई मानवीय चूक या मौसम का असर या फिर कुछ और। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद विमान हादसा एक बहुत ही दुखद घटना है और फिलहाल कई संभावित कारण सामने हैं। डबल इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, फ्लैप्स इश्यू। हाँ, और अब जांच ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण पर केंद्रित होगी। सही। और ये हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर हादसे की गहराई से जांच होती है ताकि भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाया जा सके। बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी सच्चाई सामने लाने में बहुत मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये सबक सीखने और जरूरी बदलाव करने के लिए अहम है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि ब्लैक बॉक्स तो हादसा होने के बाद कारण बताता है। क्या एविएशन इंडस्ट्री ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी लगातार काम कर रही है जो इस तरह की गंभीर समस्याओं को होने से पहले ही पकड़ सके या शायद रोक सके? यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर्स पर लगातार काम चलता रहता है। ये भी एक अहम पहलू। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। हमारे साथ डॉक्टर राकेश जोशी जी भी हैं। राकेश जी, अभी क्या स्थिति है, कितने यहाँ पर लोग हैं और क्या ये माना जाए सब आउट ऑफ डेंजर है? ये जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे अफरा तफरी हुई, लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग OPD बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर, और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ। इस हिसाब से आसपास के जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड दे आर प्रॉबेबली, एक पेशेंट हमारा अभी ICU में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में हैं जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है।